हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट साइंस। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, देन आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर, यू आर वॉचिंग इनसाइड स्पोर्ट साइंस। लेट्स बिगिन। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और सिक्रीट करता है सलाइवा को, जिसको हम लार भी बोलते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड दिखता कैसे है। दिस लुक्स लाइक दिस। ये तीन स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये है सलाइवरी ग्लैंड। इनमें से जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो है पायरोटिड ग्लैंड। ये वन पेयर होता है, राइट। और ये 20 to 25% सलाइवा सिक्रीट करता है, राइट। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है वो है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। पायरोटिड ग्लैंड के बाद सबसे बड़ा जो सलेवरी ग्लैंड है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये है हमारे मैंडिबुलर बोन के नीचे हम प्रेजेंट होता है, राइट। और ये मैक्सिमम सलाइवा रिलीज करता है, दैट इज 70% ऑफ द सलाइवा, राइट। उसके बाद हमारा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है और ये 5% सलाइवा रिलीज करता है। This sublingual gland is the smallest salivary gland amongst these three glands. करेक्ट। अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड दिखता कैसे है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे सलाइवा में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। हमारा सलाइवरी ग्लैंड 1.5 लीटर पर डे रिलीज करता है सलाइवा, और इसका पीएच होता है 6.8, विच मीन्स इट इज स्लाइटली एसिडिक। Our saliva is slightly acidic. It constitutes 99.5% water and 0.5% solute, राइट। अब ये सॉल्यूट्स होते क्या हैं, सॉल्यूट्स में क्या क्या प्रेजेंट है, ये हम अभी देखते हैं। इन सॉल्यूट्स में प्रेजेंट होते हैं आयंस। और कौन कौन से आयंस है? दोज आयंस आर सोडियम एंड पोटेशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्लोराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोराइड्स करते क्या है? एक्ट एज को फैक्टर ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। व्हाट इज सलाइवरी अमाइलेज? ये एक एंजाइम है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ये कैसे करता है, ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। क्या करता है क्लोराइड हमारा? एक्ट एज को फैक्टर फॉर सलाइवरी अमाइलेज, विच मीन्स ये हेल्प करता है सलाइवरी अमाइलेज को अपना काम करने में। अगर आपके सलाइवा में क्लोराइड आयरन ना हो तो आपका सलाइवरी अमाइलेज काम ही नहीं करेगा, राइट। देन कम्स बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या करता है? ये आपके सलाइवा में एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखता है। देन कम्स फॉस्फेट। फॉस्फेट आल्सो एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर सलाइवरी अमाइलेज। अब हम देखते हैं कौन से एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट्स हमारे सलाइवरी अमाइलेज में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स, lysozymes, thiocyanide, and immunoglobulins. These are antibacterial substances that are present in our saliva. अब हम देखते हैं एंजाइम्स के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन आर सलाइवा इज सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। देन कम्स लिंगुअल लाइपेज एंड देन कम म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस ल्यूब्रिकेट करता है हमारे फूड को, जिसकी वजह से हमारा फूड इजिली मूवमेंट कर पाता है हमारे गट में, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। म्यूकस फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ फूड इन आर एलिमेंट्री कैनाल, राइट। म्यूकस नॉट ओनली माउथ में, म्यूकस हमारे नोज में भी रिलीज होता है और म्यूकस हमारे स्टमक में भी रिलीज होता है, जो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करें हमारे स्टमक का, तो आपको स्टमक के लाइनिंग में कुछ ऐसे फोल्ड्स नजर आएंगे, लाइक दिस।
दिस फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक। इसी को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। दिस फोल्ड्स आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर हम किसी एक फोल्ड को स्टडी करें तो हमको किसी एक फोल्ड में कई सारे सेल्स नजर आते हैं और हर सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो हम इनमें से एक सेल्स को हम स्टडी करते हैं। लाइक दिस इज वन ऑफ द फोल्ड ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। दिस इज वन फोल्ड ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें आपको तीन सेल्स नजर आएंगे। जो सबसे पहला सेल है, लेट मी ड्रॉ दिस। दिस इज द फर्स्ट सेल of the folds of gastric gland, like this। ये आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड में सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। इनके फंक्शंस को भी हम कुछ ही देर में समझने वाले हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल के नीचे प्रेजेंट होता है आपका parietal cells। Let me draw it here। Below the mucous neck cell, parietal cells are present, like this। These are parietal cells। और उसके नीचे प्रेजेंट होता है चीफ सेल्स, जिसको हम जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं। These are chief cell। These three cells are present in our gastric glands and these three cells have specific functions। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूकस नेक सेल के बारे में। क्या करता है म्यूकस नेक सेल? म्यूकस नेक सेल म्यूकस रिलीज करता है 1 to 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस। राइट, ये म्यूकस करता क्या है? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम HCl। अगर म्यूकस प्रेजेंट ना हो और हमारा स्टमक HCl रिलीज कर दे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके स्टमक की लाइनिंग खराब भी हो सकती है। इसीलिए हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे पहले म्यूकस रिलीज करता है और ये म्यूकस HCl से हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। राइट। सेकेंड थिंग, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ये इसको भी प्रोटेक्ट करके, म्यूकस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से भी हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये करता क्या है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है एंड दिस इज ऑल्सो स्लाइटली एसिडिक। करेक्ट। हमारे म्यूकस नेक सेल के नीचे प्रेजेंट होता है पैराइटल सेल्स, जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये रिलीज करता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl। राइट। क्या रिलीज करता है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl। इन दोनों के स्पेसिफिक फंक्शंस है जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में हम समझने वाले हैं। इसके नीचे प्रेजेंट होता है आपका चीफ सेल, जिसको हम बोलते हैं जाइमोजन सेल्स, जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये रिलीज करते हैं इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होता है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स? ये HCl के साथ कांटेक्ट में आने के बाद एक्टिव होता है, ये अभी इनएक्टिव है। राइट। ये पूरा प्रोसेस हम आने वाले स्लाइड्स में समझने वाले हैं। अभी आप इतना समझिए कि चीफ सेल या जाइमोजन सेल्स रिलीज करते हैं इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, व्हिच मींस इनको एक्टिव करना जरूरी है, ये अभी इनएक्टिव है। राइट। पैराइटल सेल्स रिलीज करते हैं HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, और म्यूकस नेक सेल रिलीज करता है म्यूकस, जो HCl और प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम से स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि HCl का रोल क्या होता है। हमने अभी देखा कि HCl को कौन रिलीज करता है? HCl को रिलीज करता है पैराइटल सेल्स। अब हम ये देखते हैं कि HCl करता क्या है? मेंटेन्स द एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखता है। अब बात यह है कि एसिडिक पीएच को मेंटेन करके क्यों रखना पड़ता है, ये हम समझेंगे आगे।
किल्स मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस, जितने भी पैथोजेंस हैं हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं ये उनको किल करता है। एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन एंजाइम्स, हमने अभी यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा। चीफ सेल रिलीज करता है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट। ये ये जो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये एक्टिवेट होते हैं HCl की मदद से ही, राइट। जब हमारे स्टमक में एसिडिक पीएच होगा ये तभी एक्टिव होते हैं, अगर एसिडिक पीएच नहीं रहा तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे, राइट। तो पहला रोल हमको समझ में आया HCl का कि वो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट कन्वर्ट्स Fe3+ टू Fe2+, करेक्ट। अब ये कन्वर्जन जरूरी क्यों होता है हम अभी ये समझते हैं। Fe2+ हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइट। अगर Fe2+ की डिफिशियंसी हो गई तो प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में नहीं बनेगा। HCl के एब्सेंस को हम एक्लोरहाइड्रिया भी बोलते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि Fe3+ से Fe2+ का कन्वर्जन इतना जरूरी क्यों है। Fe2+ ही हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। अगर हमारे ब्लड में, अगर हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो एनीमिया के चांसेस हाई हो जाते हैं, राइट। तो मैं अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ हमारे HCl का रोल क्या होता है। इट मेंटेन्स द एसिडिक पीएच, किल्स मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन एंजाइम्स। जाइमोजन एंजाइम्स कौन रिलीज करता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स रिलीज करते हैं इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये HCl के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये एक्टिव होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन एंजाइम्स कन्वर्ट Fe3+ टू Fe2+ by HCl reagent. Fe2+ plays a major role in the formation of hemoglobin. The absence of hemoglobin is known as eclohydria. Now, अब हम समझते हैं what is the role of Kessel intrinsic factors. हमने अभी देखा कि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन रिलीज करता है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है पैराइटल सेल्स, राइट। और ये करता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, राइट। अब हमको ये जानना है कि विटामिन B12 हमारे बॉडी में क्या करता है। मैंने आपको पहले भी सर्कुलेटरी सिस्टम में एकदम अच्छे से समझाया है कि विटामिन B12 एक मेजर रोल प्ले करता है मैच्योरेशन ऑफ RBC में, राइट। कैसे होता है ये, हमारा जो RBC है वो लार्ज इन साइज होता है, लाइक दिस। इस आरबीसी का मैच्योरेशन कब होगा, जब ये आरबीसी स्मॉल साइज के होंगे। ये जो लार्ज साइज का जो आरबीसी है ये कन्वर्ट होता है एक स्मॉल साइज के आरबीसी में, लाइक दिस। और ये कन्वर्ट कैसे होता है, ये आपका कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12 एंड आयरन, राइट। एब्सेंस ऑफ विटामिन B12 लीड्स टू लार्ज साइज ऑफ आरबीसी। अगर आपके आरबीसी का साइज लार्ज हो तो इसको हम अनीमिया बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक अनीमिया, करेक्ट। नाउ दिस वाज द फंक्शन ऑफ कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर्स, राइट। व्हाट इज इट्स फंक्शन, absorption of vitamin B12, and vitamin B12 plays a major role in maturation of RBC. Who secretes Kessel intrinsic factors? It is secreted by parietal cells, right? Let's move forward. अब हम बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर होता है हमारा 1.2 टू 1.5 केजीज का। ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में। ये करता क्या है ये हम शॉर्ट में अभी जान लेते हैं। लीवर प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस, ये बाइल जूस क्या करता है, ये बाइल जूस हेल्प करता है आपके डाइजेशन ऑफ फैट में, डाइजेशन ऑफ फैट। इसको हम डिटेल में अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। ये जो बाइल जूस है इसको रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है हेप्टिक लोब्यूल्स। इसी को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, क्योंकि ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है जो कि डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है।
It is the largest gland of the human body. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm. हमारे diaphragm के just नीचे प्रेजेंट होता है और इसमें दो lobes प्रेजेंट होते हैं. अभी हम डायग्राम में डिटेल में पढ़ते हैं इसको. इसको हम दो lobes में डिवाइड करते हैं. Let me divide like this. This is the right lobe and this is the left lobe. करेक्ट. अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस पार्टीशन को. नाउ लीवर जो जूस प्रोड्यूस करता है दैट इज बाइल जूस, ये सीक्रेट होता है एक डक्ट के थ्रू जिसको हम बोलते हैं हेप्टिक डक्ट. राइट. और ये आपके राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों में प्रेजेंट होता है. ये है आपका राइट लोब, दिस इज योर लेफ्ट लोब. और राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों में आपका हेप्टिक डक्ट प्रेजेंट होता है. ये जो ग्रीनिश कलर का आपको जो डक्ट नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं हेप्टिक डक्ट. लेट मी राइट इट हियर. हेप्टिक डक्ट. राइट. नाउ ये जो हेप्टिक डक्ट है जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में प्रेजेंट है, ये नीचे आके ज्वाइन कर जाते हैं और एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन हेप्टिक डक्ट. लेट मी राइट इट हियर. दिस इज कॉमन हेप्टिक डक्ट. यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आप प्लीज इसको अपने कॉपी में फुल फॉर्म का नोट डाउन कीजिएगा. करेक्ट. दिस इज कॉमन हेप्टिक डक्ट. क्या होता है कॉमन हेप्टिक डक्ट? जो राइट में जो हेप्टिक डक्ट है और लेफ्ट में जो हेप्टिक डक्ट है ये दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन हेप्टिक डक्ट. ओके. लीवर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है आपका गॉल ब्लैडर. अभी गॉल ब्लैडर करता क्या है? गॉल ब्लैडर क्या करता है? जो बाइल जूस जो लीवर प्रोड्यूस कर रहा है इसको वो स्टोर करने का काम करता है. दैट्स इट. इसके सिवा और कोई इसका काम नहीं है. इट स्टोर्स दी बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर. नाउ आपको नजर आ रहा होगा इस गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट रिलीज हो रहा है. इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. राइट. और ये आपका ज्वाइन हो रहा है कॉमन हिपैटिक डक्ट में. यहां पे आपको नजर आ रहा होगा. इट इज मर्जिंग इन द कॉमन हिपैटिक डक्ट. जब ये दोनों मिल जाते हैं, सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से निकल के आ रहा है और कॉमन हिपैटिक डक्ट जो आपका लीवर से निकल के आ रहा है, जब ये अटैच हो जाते हैं, जब ये मर्ज हो जाते हैं, तब इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट. करेक्ट. ये कॉमन बाइल डक्ट और नीचे आता है. ये इस तरीके से नीचे आ रहा है, आपको नजर आ रहा है. राइट. ओके. इसके नीचे हमारा पेनक्रियास प्रेजेंट है जो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. पेनक्रियास भी एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जिसको हम आगे आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे. ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये ट्रांसपोर्ट होता है आपके पेनक्रियाटिक डक्ट से. दिस इज योर पेनक्रियास. और ये जो आपको ग्रीनिश डक्ट आपको जो नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट. करेक्ट. नाउ अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि पेनक्रियास से जो डक्ट आ रहा है और ये जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट है ये भी यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं. करेक्ट. इसको हम बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट. लेट मी राइट इट. हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट. और ये एक साथ ओपन होते हैं आपके डिओडेनम में. दिस इज योर डिओडेनम. राइट. ओके. मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं. हमारा जो लीवर है इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. दोनों लोब्स में आपके हेप्टिक डक्ट प्रेजेंट होते हैं और ये हेप्टिक डक्ट नीचे आके मर्ज हो जाते हैं. जिस पॉइंट पे मर्ज होते हैं और जहां से एक नया डक्ट रिलीज होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट. नाउ लीवर के नीचे आपका गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो आपके बाइल जूस को स्टोर करके रखता है और इसको प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर. करेक्ट. गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट वापस से जाके आपके कॉमन हिपैटिक डक्ट से मर्ज होता है और इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट. अब ना ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये आके मर्ज होता है आपके पेनक्रियाटिक डक्ट में और उसको हम बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट. और ये जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है ये आपके ओपन होता है ड्यूडेनम में. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. अब हम बात करते हैं पेनक्रियास के बारे में. पेनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है विच मीन्स वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है. इट इज रिटन ओवर हियर. एक्सोक्राइन
एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है? इट रिलीजेस पैनक्रियाटिक जूस, जो हमारे डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है। इट इज अल्कलाइन विच मीन्स इट इज बेसिक। इसके एंडोक्राइन फंक्शंस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अच्छे से पढ़ा है। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट रिलीजेस हॉर्मोन्स, और ये हॉर्मोन्स कौन से सेल रिलीज करते हैं? इट इज अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड द डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स रिलीजेस ग्लूकागॉन which increases sugar level, right? Beta cell releases insulin which decreases sugar level, and delta cell releases somatostatin which regulates insulin and glucagon as well, right? अभी हम यहाँ पे भी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, राइट? Glucagon increases blood sugar level and insulin decreases blood sugar level, right? Okay, let's move forward. Process of digestion. जब डाइजेशन होता है तो कौन कौन से प्रोसेस काम में आते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम इजेशन करते हैं जब हम खाना खाते हैं। जब फूड हमारा माउथ में होता है तब हम उसको बोलते हैं बोलस, करेक्ट? उसके बाद हमारा फूड ईसोफेगस के थ्रू होके स्टमक में पहुंचता है, और स्टमक में हमारा फूड होता है एसिडिक, जिसको हम बोलते हैं काइम। After the stomach, our food enters in the intestine, and that food is known as chyle. It is alkaline food, which means it is basic, right? So these were the different names of food in the different locations, right? अब हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को। हमारे फूड के अलग अलग लोकेशन में अलग अलग नाम होते हैं, करेक्ट? उन अलग अलग नामों को हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, जब हमारा फूड माउथ में होता है तब हम उसको बोलते हैं बोलस, करेक्ट? जब हमारा फूड स्टमक में ट्रांसफर हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं काइम, और वो एसिडिक होता है। दिस इज एसिडिक फूड। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में HCl एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए काइम हमारा एसिडिक होता है। जब हमारा फूड इंटेस्टाइन में होता है तब उसको हम बोलते हैं चाइल, जो कि अल्कालाइन फूड होता है, विच मीन्स इट इज बेसिक। इट इज बेसिक इन नेचर, राइट? क्यों होता है बेसिक इन नेचर? क्यों? क्योंकि बाइल जूस बेसिक होता है, करेक्ट? नाउ अब हम डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डाइजेशन को हम समझते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंजेशन। क्या होता है इंजेशन? इट इज कंजम्पशन ऑफ फूड। जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, जब हम फूड को अपने माउथ में डालते हैं, इसको हम बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद होता है हमारा डीग्लूटिनेशन। क्या होता है डीग्लूटिनेशन? एक्ट ऑफ swallowing। जब हम फूड को माउथ में लेते हैं, उसके बाद हम फूड को छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि इसका एकदम ईज़िली हो पाए, इसका ट्रांसपोर्ट एकदम ईज़िली हो पाए। फिर जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं, इसको हम बोलते हैं डीग्लूटिनेशन। जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं, तब हमारा फूड माउथ से ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस से हमारा फूड चले जाता है स्टमक में। नाउ उसके बाद होता है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। क्या होता है डाइजेशन ऑफ फूड? मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही समझा दिया था। इट इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्बेबल। देन कम्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू ब्लड स्ट्रीम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल समझाया है, हमारा कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। इसी ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है, और ये ग्लूकोज हमारे सारे मसल सेल्स, सारे बाकी सेल्स के जो भी ऑर्गन्स है उनमें भेजा जाता है, और वो सेल्स इस ग्लूकोज को एनर्जी बनाने में यूज करते हैं, करेक्ट? क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है, और उस ब्लड स्ट्रीम से वो हमारे सारे मसल्स, सारे ऑर्गन्स में वो पहुंच जाता है। नाउ एसिमिलेशन ऑफ फूड। व्हाट इज एसिमिलेशन ऑफ फूड?
बॉडी यूजेस अब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। जैसे कि हमारा ब्लड स्ट्रीम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे मसल सेल्स में। करेक्ट। जब हमारे मसल सेल्स में ये ग्लूकोज पहुंच जाता है तब हमारे मसल सेल्स इस ग्लूकोज से बनाते हैं एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। राइट। तो दिस वाज द इंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को समझते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन। जाइमोजन क्या होता है? इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स जो इनएक्टिव है, जो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करते, उनको हमको एक्टिवेट करना होता है। करेक्ट। ओके। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है और पेनक्रियाटिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करता है और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास सिक्रेट करता है। करेक्ट। नाउ गैस्ट्रिक जूस में दो जूस आते हैं, एक होता है पेप्सिनोजन और एक होता है प्रोरेनिन। दीज टू आर जाइमोजन एंजाइम्स। इनको हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो दो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट होके प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। करेक्ट। ओके। जिस एंजाइम के एंड में जन लग जाए, GEN, दिस मीन्स दैट इट इज अ जाइमोजन, विच मीन्स वो इनएक्टिव एंजाइम है। या फिर जिस एंजाइम के आगे प्रो लग जाए तो वो भी एक जाइमोजन है, मतलब वो एक इनएक्टिव एंजाइम है। तो इसको हमको एक्टिव करना पड़ेगा, विच मीन्स आखिरी में से जेन या शुरुआत से प्रो को हटाना पड़ेगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें दो जूसेस आते हैं जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ये एक्टिवेट कैसे होता है? ये रिएक्ट करता है हमारे HCl के साथ। दिस रिएक्ट्स टू HCl। HCl। HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारा पेप्सिनोजन पेप्सिन बन जाता है। लेट मी राइट इट हियर। पेप्सिनोजन becomes पेप्सिन and prorenin become renin। करेक्ट। पेप्सिन हमारे एडल्ट में होता है और रेनिन इन्फेंट्स में होता है। करेक्ट। रेनिन हमारे अंदर नहीं है, ये इन्फेंट्स में होता है। जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें रेनिन प्रेजेंट होता है और ये रेनिन आपके प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। हमारे अंदर प्रेजेंट होता है पेप्सिन। दीज टू आर गैस्ट्रिक जूस। करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में तीन जाइमोजन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज पेप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये सारे इनएक्टिव है, इसको हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है एंटेरोकाइनेज। लेट मी राइट इट हियर। एंटेरो एंटेरोकाइनेज। और हमारा जो ट्रिप्सिनोजन है ये बन जाता है हमारा ट्रिप्सिन। हमारा ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो चुका है और ये बन चुका है हमारा ट्रिप्सिन। करेक्ट। नाउ कम्स कीमोट्रिप्सिनोजन ऑन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। करेक्ट। अब इनका एक्टिवेशन कैसे होता है? इनको हमारा ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिप्सिनोजन गेट्स एक्टिवेटेड एंड देन इट बिकम्स ट्रिप्सिन। अब हमारा ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगा कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को। अब ट्रिप्सिन हमारा एक्ट करेगा कीमोट्रिप्सिनोजन और ये यहाँ ये बन जाएगा कीमोट्रिप्सिन। चेन आखिरी से हट जाएगा और ट्रिप्सिन हमारा एक्ट करेगा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में और सामने से प्रो हट जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। करेक्ट। नाउ लेट मी राइट इट हियर। आपका कीमोट्रिप्सिनोजन इट गेट कन्वर्टेड टू कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन। करेक्ट। एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये आपका बन जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। लेट मी राइट इट हियर। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज।
राइट। अब हमारे पास सारे जाइमोजन एंजाइम्स एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। गैस्ट्रिक जूस में हमारा था पेप्सिनोजन, जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके पेप्सिन बन चुका है, और प्रोरेनिन ये भी HCl के साथ रिएक्ट करके रेनिन में कन्वर्ट हो चुका है। करेक्ट। पैनक्रियाटिक जूस में हमारे पास 3 एंजाइम्स थे जो कि जाइमोजन थे, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ने कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन फिर एक्ट करता है आपके कीमोट्रिप्सिनोजन में और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, जिसमें कीमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है कीमोट्रिप्सिन में और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। यहाँ पे आपके सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन के डाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्रोटीन। हमने प्रोटीन खाया, दिस इज आवर प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारा प्रेजेंट होता है स्टमक में। प्रोटीन सबसे पहले हमारे स्टमक में होता है, वहीं से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। सो लेट मी राइट इट हियर, प्रोटीन इन स्टमक। इन स्टमक। स्टमक में हमारे प्रोटीन के ऊपर गैस्ट्रिक जूस एक्ट करते हैं। लेट मी राइट इट हियर। स्टमक में एक्ट करता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ये हमारे प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन, प्रोट्यूसिस एंड रिमेनिंग प्रोटीन। लेट मी राइट इट हियर। पेप्टोन, जस्ट अ सेकेंड। पेप्टोन, प्रोट्यूसिस और हमारा बचता है रिमेनिंग प्रोटीन। हमने क्या देखा? प्रोटीन हमने खाया, प्रोटीन गया हमारे स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस एक्ट किया और वो हमारे प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोट्यूसिस और रिमेनिंग प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक समझ में आया? गैस्ट्रिक जूस में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन हमारे प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोट्यूसिस और रिमेनिंग प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। नाउ स्टमक के बाद हमारे जो प्रोटीन है वो पहुंच जाता है डियोडेनम में। लेट मी राइट इट हियर। प्रोटीन इन डियोडेनम। करेक्ट। नाउ डियोडेनम में हमारे पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करते हैं। लेट मी राइट इट हियर। पेनक्रियाटिक जूस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेनक्रियास कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है। पेनक्रियास रिलीज करता है हमारा ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को। करेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से एंजाइम्स किस पे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिमेनिंग प्रोटीन की। हमारा जो रिमेनिंग प्रोटीन है, इसमें एक्ट करता है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक पेनक्रियाटिक जूस है और वो एक्ट करेगा हमारे रिमेनिंग प्रोटीन में। वो रिमेनिंग प्रोटीन में एक्ट करता है। लेट मी राइट इट हियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारा एक्ट कर रहा है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन हमारे रिमेनिंग प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है पेप्टोन और प्रोटियोसिस में। पेप्टोन एंड प्रोटियोसिस। ये रिमेनिंग प्रोटीन क्या है? ये वो प्रोटीन है जो स्टमक में बच गया था। सारे के सारे प्रोटीन हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाए। जो कुछ थे वो पेप्टोन और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो गए, कुछ बच गए। तो जो बच गए उसमें ट्रिप्सिन एक्ट कर रहा है और उनको वापस से पेप्टोन और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर रहा है। करेक्ट। अब हमारा बच रहा है पेप्टोन एंड प्रोटियोसिस, जो स्टमक में कन्वर्ट हुए थे। इन पे दो एंजाइम्स एक्ट करते हैं। वो दो एंजाइम्स कौन से हैं? वो है
कार्बोक्सीपेप्टाइडेस एंड कीमोट्रिप्सिन। यहां पे एक्ट करते हैं हमारे कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस और कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन और ये पेप्टोन और प्रोटियोसिस को कन्वर्ट कर देते हैं अमाइनो एसिड और डाइपेप्टाइड्स में। लेट मी राइट इट हियर। डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे हमको अमाइनो एसिड मिल गया। ये अमाइनो एसिड फर्दर इनका डाइजेशन नहीं होगा, ये हमारा फाइनल बाय प्रोडक्ट है। करेक्ट। अमाइनो एसिड हमारा फाइनल बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन का, तो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड तो हमको मिल गया। अब हमको डाइजेस्ट करना है इन तीन चीजों को, डाइपेप्टाइड, पेप्टोन और प्रोटियोसिस को। ठीक, इतना सब कुछ जो हुआ है ये हुआ है हमारे ड्यूडेनम में। इसके बाद जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नाउ लेट मी राइट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन। करेक्ट। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स एक्ट करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे एक्ट करते हैं इंटेस्टिनियल जूस। जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है ये सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। प्लीज आप इनको अच्छे से मार्क कर लीजिए, अपने कॉपी में भी आप इतने ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इंटेस्टिनियल जूस में दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है अमाइनो पेप्टाइडेस और दूसरा होता है डाइपेप्टाइडेस। करेक्ट। नाउ जो हमारा अमाइनो पेप्टाइडेस है वो रिएक्ट करता है आपके पेप्टोन और प्रोटियोसिस के साथ। करेक्ट। नाउ सो लेट इट राइट हियर। पेप्टोन और प्रोटियोसिस में हमारा इंटेस्टिनियल जूस एक्ट करता है, जिसका नाम है अमाइनो पेप्टाइडेस, और ये कन्वर्ट कर देता है इसको। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारा एक्ट करता है अमाइनो पेप्टाइडेस। अमाइनो पेप्टाइडेस, और वो पेप्टोन और प्रोटियोसिस को कन्वर्ट कर देता है आपके डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड में। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड, तो एक अमाइनो एसिड हमको यहाँ पे भी मिल गया। करेक्ट। एक अमाइनो एसिड हमको यहाँ पे मिला जिसका फर्दर डाइजेशन होना नहीं है, और दूसरा अमाइनो एसिड हमको यहाँ पे मिल गया, इसका भी फर्दर डाइजेशन होना नहीं है। सारे पेप्टोन और प्रोटियोसिस कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास बचता क्या है? अब हमारे पास बचता है डाइपेप्टाइड। एक डाइपेप्टाइड यहाँ पे है जो ड्यूडेनम से आ रहा है, और एक डाइपेप्टाइड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बना है। करेक्ट। तो यहाँ पे एक दूसरा इंटेस्टिनियल जूस हमारा एक्ट करता है जिसका नाम है डाइपेप्टाइडेस। तो इन दोनों पे एक्ट करेगा हमारा डाइपेप्टाइडेस। इन दोनों पे एक्ट करेगा हमारा डाइपेप्टाइडेस, और वो इसको कन्वर्ट कर देगा वापस से अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड। अब हमारे पास फाइनल बाय प्रोडक्ट अमाइनो एसिड आ चुका है, और यहाँ पे हमारा प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, आपको समझ में जरूर आएगा। ओके, हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से शुरू हो जाता है। करेक्ट। तो प्रोटीन है हमारे स्टमक में। स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक जूस एक्ट करता है, जिसका नाम है पेप्सिन। करेक्ट। पेप्सिन आपका प्रोटीन को तीन हिस्सों में तोड़ देता है, पेप्टोन, प्रोटियोसिस, और कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन बच जाता है जिसको हम बोलते हैं रिमेनिंग प्रोटीन। करेक्ट। तो स्टमक में आपका प्रोटीन तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, पेप्टोन, प्रोटियोसिस और कुछ रिमेनिंग प्रोटीन।
करेक्ट। उसके बाद आपका प्रोटीन पहुंच जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आपका पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में आपके 3 एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। करेक्ट। सबसे पहले जो आपका ट्रिप्सिन है वो आपके रिमेनिंग प्रोटीन में एक्ट करता है, जो प्रोटीन बच चुका था आपके स्टमक में। फिर रिमेनिंग प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन और प्रोटियोसिस में। राइट नाउ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और कीमोट्रिप्सिन ये एक्ट करते हैं आपके पेप्टोन और प्रोटियोसिस में, और ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड में। राइट। तो ड्यूडेनम में आपका कन्वर्जन हो चुका है डाइपेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड और पेप्टोन और प्रोटियोसिस में। नाउ ये चारों चीज जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। राइट। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका इंटेस्टिनियल जूस एक्ट करता है। इंटेस्टिनियल जूस कौन कौन से हैं? डाइपेप्टाइडेज और अमाइनो पेप्टाइडेज। राइट। अमाइनो एसिड आपको यहाँ पे मिल चुका है, तो इसका फर्दर डाइजेशन नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में है आपके पास पेप्टोन और प्रोटियोसिस, इनके ऊपर एक्ट करता है आपका अमाइनो पेप्टाइडेज, और ये अमाइनो पेप्टाइडेज इनके ऊपर एक्ट करके पेप्टोन और प्रोटियोसिस को डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। राइट। फिर उसके बाद आपका बचता है डाइपेप्टाइड। ये जो पिछला जो डाइपेप्टाइड है वो, और जो यहाँ पे आपको नया डाइपेप्टाइड मिला है वो, ये दोनों डाइपेप्टाइड इनके ऊपर रिएक्ट करता है डाइपेप्टाइडेज जो कि एक इंटेस्टिनियल जूस है, और इनको कन्वर्ट कर देता है फाइनली अमाइनो एसिड्स में। तो आपके पास अभी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड्स मिल चुके हैं। राइट। तो ये था आपका इंटायर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम समझते हैं स्टार्च के डाइजेशन को। स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये खत्म होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। करेक्ट। सबसे पहले हम माउथ से शुरू करते हैं। हमारा स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे स्टार्च। और जो पहला एंजाइम जो हमारे स्टार्च में एक्ट करता है, हम उसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। लेट मी राइट इट हियर, सलाइवरी एमाइलेज। एंजाइम्स को मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। सलाइवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं, और ये हमारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। करेक्ट। हमारे माउथ में 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। आई मीन स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है 30%। 70% स्टार्च का जो कन्वर्जन है वो हमारे ड्यूडेनम में होता है। स्टार्च हमारा एक पॉलीसेकेराइड होता है। लेट मी राइट इट हियर, स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड। एंड माल्टोज इज डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। ओके। नाउ 30% स्टार्च का कन्वर्जन हमारे माल्टोज में हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 70% स्टार्च है वो पहुंचता है हमारे ड्यूडेनम में। करेक्ट। जहां पे हमारा पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। तो लेट मी राइट इट हियर, रिमेनिंग स्टार्च। स्टार्च ये हमारा पहुंच जाता है ड्यूडेनम में, और इसमें एक्ट करता है आपका पेनक्रियाटिक जूस, जिसको हम पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी बोलते हैं। करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हमारा एक्ट करेगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज। करेक्ट। और ये हमारे स्टार्च को अगेन कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। नाउ जब स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है, तो ये जो रिएक्शन है ये 6.8 pH पे काम करता है। 6.8 pH विच मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन जब स्टार्च का डाइजेशन हमारे ड्यूडेनम में होता है, तो ये काम करता है 7 to 8 pH पे।
विच मीन्स इट इज अल्कालाइन और बेसिक। करेक्ट। यहाँ पे डाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये माल्टोज फर्दर और कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होता है ये हम अभी आगे देखते हैं। माल्टोज जो है ये आगे जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे हमारा इंटेस्टिनियल जूस वर्क करता है। कौन सा जूस वर्क करता है इंटेस्टिनियल जूस में? इट इज माल्टेज। यहाँ पे हमारा माल्टेज वर्क करता है। लेट मी राइट इट हियर। यहाँ पे हमारा माल्टेज वर्क करता है। और ये जो दोनों माल्टेज है, ये इस माल्टेज को, ये जो हमारे दो जो माल्टोज है, इसमें माल्टेज एक्ट करता है और ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो फाइनली हमारा स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज। तो ये दोनों माल्टोज को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और इस वजह से हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल जाता है। करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। माउथ में हमारा सलाइवरी अमाइलेज वर्क करता है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ये हमारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड एंड माल्टोज इज डाइसेकेराइड। देन यहाँ पे सिर्फ 30% स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्जन हुआ है। इसके बाद जो रिमेनिंग स्टार्च है दैट इज 70%। 70% स्टार्च आपका पहुंचता है डिओडेनम में। वहां पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज काम करता है, जो कि 7 to 8 pH पे काम करता है, विच इज बेसिक। ये 70% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। नाउ ये जो दोनों माल्टोज है ये पहुंचते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे हमारा इंटेस्टिनियल जूस काम करता है, जिसको हम बोलते हैं माल्टेज। और ये माल्टेज को, आई एम सॉरी, ये माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्च है वो फाइनली हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं डाइजेशन ऑफ फैट के बारे में। करेक्ट। फैट को हमारा जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं लाइपेज, राइट। लेकिन लाइपेज डायरेक्टली फैट पे वर्क नहीं करता। सबसे पहले फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, और ये करता कौन है? ये करता है बाइल जूस। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब होता है? लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स है इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, राइट। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज, राइट। लाइपेज को एक्टिवेट करने का काम करता है बाइल। बाइल में कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन बाइल, राइट। तो मैंने अभी आपको दो फंक्शंस बताया बाइल जूस के। पहला, वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। दूसरा, वो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज को एक्टिवेट करता है। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज, राइट। अभी हम ये देखते हैं कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ये होता कैसे है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है हमारे ड्यूडेनम में, करेक्ट। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ ओवर हियर। लेट्स से सपोज दिस इज योर फैट, दिस इज योर लार्जर फैट मॉलिक्यूल, और ये आपका जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक दिस, राइट। और ये होता कैसे है? ये होता है आपके बाइल जूस की वजह से। लेट मी राइट इट हियर। ये कन्वर्ट होता है आपके छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में। और ये कन्वर्ट कैसे होता है? बाइल जूस की वजह से। लेट मी राइट इट हियर, बाइल जूस। नाउ बाइल जूस के अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिसिथिन। फर्स्ट एंजाइम इज लिसिथिन। लिसिथिन ये करता क्या है? ये हमारे जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स है ये इसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। सरफेस टेंशन के रिड्यूस होने की वजह से ये जो हमारा जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल है ये स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करता है ये? रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, रिड्यूसेस सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन के रिड्यूस होने की वजह से ये जो इतना बड़ा जो फैट ग्लोब्यूल्स है, ये छोटे-छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द थिंग इज़, अगर ये छोटे-छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में अगर ये कन्वर्ट हो गए, तो ये वापस रीअसेंबल भी तो हो सकते हैं। तो ये रीअसेंबल ना हो, इसलिए यहाँ पे हमारा बाइल सॉल्ट वर्क करता है। द सेकंड थिंग इज़ बाइल सॉल्ट। ये बाइल सॉल्ट करता क्या है, ये अटैच हो जाता है हमारे जो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स है, इनके आउटर सरफेस में, लाइक दिस। जस्ट अ सेकेंड, ये इनके बाहर जो आउटर सरफेस है, ये उनको ऐसे सराउंड कर लेता है, लाइक दिस। इसकी वजह से ये जो स्मॉलर जो फैट ग्लोब्यूल्स है, ये वापस से रीअसेंबल नहीं हो पाते। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इनहिबिट्स द रीअसेंबलिंग ऑफ फैट। इनहिबिट्स द रीअसेंबलिंग ऑफ स्मॉलर फैट। नाउ अब आपका जो फैट है, ये डाइजेशन के लिए रेडी हो चुका है। ये जब प्रोसेस हो जाता है, इस प्रोसेस के बाद होता है आपका एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। क्या होता है आपका? एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। इसके बाद आपका डाइजेशन ऑफ फैट शुरू होता है। अब हम देखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। फैट है क्या? फैट एक ट्राइग्लिसराइड ही है, करेक्ट? अभी हम देखते हैं इसका ब्रेकडाउन। लेट मी राइट इट हियर। ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर सबसे पहले पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा। तो लेट मी राइट इट हियर, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज। और ये किस पीएच पे काम करेगा? ये आपके 7.8 पीएच पे काम करेगा, विच इज बेसिक। ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, ये आपके ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देगा डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में। लेट मी राइट इट हियर। डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में। नाउ जो फैटी एसिड है, इसका फर्दर डाइजेशन नहीं होता, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हमारा फर्दर डाइजेशन होगा डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड का, करेक्ट? सो इन तीनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर क्या एक्ट करेगा? इसके ऊपर एक्ट करेगा आपका इंटेस्टिनियल लाइपेज। लेट मी राइट इट हियर। इन दोनों के ऊपर आपका एक्ट करेगा इंटेस्टिनियल लाइपेज। इंटेस्टिनियल लाइपेज। और ये जो इंटेस्टिनियल लाइपेज है, ये आपके डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। मोनोग्लिसराइड। नाउ जो मोनोग्लिसराइड ग्लिसराइड है, ये आपका ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका फैटी एसिड है, ये एज इट इज वही रहेगा, फैटी एसिड। ओके, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है, इसके ऊपर पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा, जो कि 7.8 पीएच पे होगा। ये हमारे ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, करेक्ट? फैटी एसिड हमारा फाइनल बाई प्रोडक्ट है, ये और फर्दर इसका डाइजेशन नहीं होता। नाउ कम्स इंटेस्टिनियल लाइपेज। हमारा इंटेस्टिनियल लाइपेज यहाँ पे फिर से एक्ट करेगा, जो कि 7.8 पीएच पे काम करेगा, राइट? ये हमारे डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा और मोनोग्लिसराइड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा और फैटी एसिड एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमारा फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ इसके बाद होता क्या है। हमने अभी तक पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में क्या जाना कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है,
कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, ये हमारा कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। फाइनल बाय प्रोडक्ट हमारा जो प्रोटीन है, ये हमारा कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड। और हमारा जो फैट है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ये है हमारा टोटल बाय प्रोडक्ट। ये सब जब बन जाता है, तब ये सारे बाय प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में। और ये ब्लड स्ट्रीम इन सारे बाय प्रोडक्ट को, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये हमारे बॉडी के सारे सेल, मसल सेल या बाकी टिश्यूज तक ये ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे हमारा बॉडी इनसे एनर्जी बनाता है। यूजुअली हमारा बॉडी एनर्जी बनाता है ग्लूकोज से, अमीनो एसिड्स का वो यूज करता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर में, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये भी एक एनर्जी के सोर्स है। करेक्ट। यहाँ पे आपका जो पूरा चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये पूरा कंप्लीट होता है। राइट। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्केलेटल मसल। अगर आपको डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू कैन प्लीज पुट अप योर डाउट्स देयर। राइट। I hope you are understanding all the concepts. If you have any doubt, then please let me know in the comment section. I will try my best to solve your doubts. If you find this video very useful, then please like, share, comment and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, goodbye.